हेलो एवरीवन, मैं रोहित कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल एसकेवी क्लासेस में। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का। यह सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इटली के एकीकरण के बारे में। अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर पहला लेक्चर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है उसका ओवरव्यू दे लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में देखा। फिर उसके बाद से नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों को देखा। कि उन्होंने किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति में अपना योगदान दिया नेपोलियन बोनापार्ट ने। फिर उसके बाद हमने वियना कांग्रेस 1815 में जो वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद से, वो देखा। वियना कांग्रेस सम्मेलन। उसके बाद हमने फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान, वियना कांग्रेस सम्मेलन और फ्रांस की जुलाई क्रांति देखा। और फ्रांस की जुलाई क्रांति। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो सबसे पहले पहला लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, पहले जाकर ये देख लीजिए। उसके बाद आप आइएगा सेकेंड लेक्चर में, तभी आपको पूरी तरह समझ में आएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम पढ़ने वाले इटली के एकीकरण के बारे में। इसके पहले हम यूनान की स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे। 18 से 30 की यूरोपीय क्रांतियां। यहाँ पे एक नया टर्म यूज हुआ है, यूरोपीय क्रांतियां। यूरोपीय क्रांतियां क्या है? देखिए, आप देखेंगे जर्मनी की एकीकरण के बारे में। इटली के इस अध्याय में आप देखेंगे इटली के एकीकरण के बारे में, जर्मनी के एकीकरण के बारे में, या यूनान की स्वतंत्रता संग्राम, या फ्रांस की क्रांति। ये जितने भी देश हैं ये यूरोप महादेश में आते हैं। इसलिए ये जितनी भी क्रांतियां हुई है वो 1789 से 1850 के आसपास हुई है, और ये सब यूरोप महादेश में हुई है। जितने भी देश है सब यूरोप महादेश में स्थित हैं। इसीलिए ये 1789 से लेकर 1850 तक की इसी के बीच जितनी भी क्रांतियां हुई उसे एक देश का नाम ना देकर वो पूरे एक महादेश की क्रांति बोल दिया गया। इसलिए उसे ये जितने भी देश सब यूरोप में स्थित है, इसलिए इसे यूरोपीय क्रांतियां कहा गया। तो सबसे हम देखेंगे 18 से 30 की यूरोपीय क्रांतियां, जिसमें हम यूनान की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखेंगे। यूनान क्या है? यूनान यूरोप का एक देश है। देखिए, यूनान एक प्राचीन संस्कृति वाला देश था। यूनान सभ्यता की साहित्य, प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में उपलब्धियां यूनान के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप देखेंगे जितने भी, जैसे में प्लूटो हो, अरस्तु हो, या सिकंदर महान जिसे विश्व विजेता कहा जाता है, ये जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वे सब यूनान से संबंधित है। इसलिए यूनान को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। देखेंगे आप, यूनान पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। अब यूनान एक स्वतंत्र देश था, वहां पे राजशाही थी, तो वहां पे तुर्क भी एक देश है जहां के लोगों को तुर्क कहा जाता है। तो उन लोगों ने यूनान पर अधिकार कर लिया था। तो यूनान पर अधिकार कर लिया था और वहां के लोगों को अत्याचार करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। यूनान धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर पहचान रखता था। फलतः अब ये क्या करते थे, यूनान के जो तुर्क के लोग थे, जो यूनान के लोगों के साथ अत्याचार करते, उनके भेदभाव करते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इसलिए उनके शासन से मुक्त मतलब पीड़ित होकर वहां तुर्की शासन से आजाद होने के लिए यूनान वासियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। और वहां के यूनान के जितने भी मूल व्यक्ति थे उन्होंने वहां पे आंदोलन शुरू कर दिए। धीरे धीरे तुर्की साम्राज्य कमजोर और पतोन्मुख होने लगा, यानी खत्म होने लगा। धीरे धीरे उसकी कमजोर शक्ति होने लगी। इसी दुर्बलता के कारण तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ऑब्जेक्टिव कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसे यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता
स्वतंत्रता के लिए यूनान में शहीद हो गए। अब इंग्लैंड के जो जो कवि थे वो यूनान के नहीं थे, लेकिन इंग्लैंड के थे। वो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई करते हुए वो शहीद हो गए। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। मैंने कहा था ना, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछेगा यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है यूनान को। 18वीं शताब्दी से तुर्की की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। इसके पहले टॉपिक हमने देख चुका है कि तुर्की को यूरोप का मरीज, जो उनके आंदोलन होने लगे, धीरे धीरे उनकी शक्ति तुर्की शासन थी, उनका शक्ति कमजोर होने लगा। इसलिए 18वीं शताब्दी तक आते आते तुर्की शासन कमजोर होने लगी और जिसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। जार निकोलस ने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। यह भी जार निकोलस शासक थे जिन्होंने यूनान की तरफ से खुलकर समर्थन किया। 1826 में ग्रेट ब्रिटेन, रूस ने एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता यानी बीच बचाव का काम करेंगे। अब ये लड़ाई हो रहा था, यानी आंदोलन हो रहे थे, तो यहाँ पे जो ग्रेट ब्रिटेन यानी अभी का इंग्लैंड जो है और रूस, इन्होंने क्या किया कि जो तुर्की विवाद था उसकी मध्यस्थ यानी बीच बचाव का काम करने लगे। अब देखा कि तुर्की जो वास्तव में तुर्की यूनान पर थी तो अत्याचार कर रहा है, तो उन्होंने जो इंग्लैंड थी और रूस की जो सेना थी वो यूनान की तरफ से होकर 1827 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस की पहली बार मिलीजुली सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। यानी कि जो ब्रिटेन की जो सेना थी और रूस की सेना वो और यूनान की सेना, तीनों ने, यूनान के जो भी आंदोलनकारी थे वो सब मिलकर तुर्की के विरुद्ध तीनों देशों की संयुक्त सेना ने नवारिनो की खाड़ी में अपनी सेना भेजी। यानी तुर्की के जो वहां पे जो शासन थे उसके खिलाफ उन्होंने तीन देशों की सेना और तुर्की अकेले, तो उसका हार निश्चित ही था। आगे देखेंगे, युद्ध में तुर्की बुरी तरह पराजित हुआ। जब तीन देशों की सेना एक पर भिड़ेगी तो जरूर उसकी हार होगी। रूसी सेना विजय हासिल कर कुस्तुतुनिया की ओर बढ़ने लगी, जिसे देखकर सुल्तान ने घबराकर 1829 में एंड्रियोपोल से संधि कर दी। यानी कि जो वो विजयी हो गए, तो जो जितने भी तीनों देशों की सेना थी वो तुर्कों को हरा दी। उसके बाद से तीनों देशों की सेना आगे कुस्तुतुनिया की ओर बढ़ने लगी, जिसे देखकर वहां के जो सुल्तान थे वो घबरा गए और एंड्रियोपोल की संधि कर ली। अब पूछेगा कि यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछता है, एंड्रियोपोल की संधि किन देशों के बीच में हुई थी, तो रूस और तुर्की के बीच में हुई थी। 1829 में एंड्रियोपोल की संधि द्वारा सुल्तान ने यूनान में वंशानुगत राजशाही और स्वशासित यूनान के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। यानी कि जो राजशाही, जो पुरानी राजशाही चलती रहती थी, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसे उन्होंने खत्म कर दिया और वहां पे जो वहां के जो आंदोलनकारी थे यानी स्वतंत्र यूनान की स्थापना कर दी एंड्रियोपोल की संधि द्वारा। उसका यह रिजल्ट हुआ, यानी उसका यह परिणाम है। यूनानी स्वतंत्र संग्राम के जो ये परिणाम हुए, यानी उसका लड़ाई करने के बाद से क्या मिला, तो एंड्रियोपोल की संधि द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। 1832 ईस्वी में संधि द्वारा स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। यानी कि इसके बाद से एंड्रियोपोल की संधि के द्वारा 1832 में यूनान को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई। इसके ये रिजल्ट हुए यूनान की स्वतंत्रता के बाद। अब हम पढ़ने वाले हैं इटली के एकीकरण के बारे में। इसके पहले हमने यूनान की स्वतंत्रता संग्राम देखा, अब हम पढ़ने वाले इटली के एकीकरण के बारे में। इटली का एकीकरण क्या है? इटली के शासनगण अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे। यानी कि जो वहां के शासक थे वो अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे, नाच गाना बजाना दारू पीना वैसे इसी सिद्धि में लगे हुए थे। नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम ने जब इटली पर अधिकार किया तो उसने इटली के छोटे छोटे राज्यों को अपने अंदर कर लिया। तो देखिए, जैसे में आप देखेंगे भारत भी जब आजाद हुआ था तो उसका एकीकरण किया गया था। अब एकीकरण मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हम देखेंगे इंडिया की बात करें तो इंडिया जब आजाद हुआ था तो वो 563 लगभग ऑलमोस्ट 563 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। यानी उसके छोटे छोटे राजा थे। उन जो राजाओं का जो काम, जो अलग अलग राज्य थे, उसको एक राष्ट्र बनाने का काम जो वो हमारे इंडिया में काम किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए। उसी प्रकार जो यूनान था
उसी प्रकार इटली जो था उसके भी छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, तो उसको एक जगह इकट्ठा करने का काम, उसको एक जगह मतलब एक राष्ट्र बनाने का काम उन्हें नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। उसने रिंगाओ, फेरारो, बोलना एवं मोडना को मिलाकर एक छोटे गणराज्य की स्थापना की, जिसे ट्रांसपेडिन गणराज्य कहा गया। यानी जो ये छोटे छोटे जो रियासतें थी जिस पर अलग अलग राजा शासन करते थे, जैसे रियांगो, फेरारा, बोलाना एवं मोडेना, जो ये छोटी छोटी रियासतें थी उसे मिलाकर एक ट्रांसपेडिन गणराज्य का निर्माण किया नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब 1815 के बाद इटली का क्या हुआ, यानी 1815 में देखेंगे आप फ्रांसीसी क्रांति में भी हमने देखा कि 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से वियना कांग्रेस सम्मेलन बुलाया गया। तो 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद इटली के कई राज्यों में बंट गया। यानी नेपोलियन बोनापार्ट था तो एक था, लेकिन जैसे ही 1815 की वियना कांग्रेस सम्मेलन हुई उसके बाद से इटली को छोटे छोटे रियासतों में बांट दिया गया। वियना सम्मेलन ने इटली में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन किए। इटली में कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विदेशियों को इटली से बाहर करना तथा संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का था। मतलब जो कार्बोनरी ये जो संगठन बना था इटली में, जो कार्बोनरी नामक संगठन था, इसका उद्देश्य क्या था कि जो इटली के जो विदेशी जो थे वो इटली से बाहर, उनका जो विदेशी जो इटली में रह रहे थे उन्हें बाहर करना था तथा संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। कार्बोनरी संस्था का सदस्य मेजनी था। पूछेगा ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कार्बोनरी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, उसका सदस्य कौन था, तो मेजनी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब इटली के हम पढ़ने वाले, अब हम देखने वाले इटली के एकीकरण के जो प्रमुख नायक हैं, यानी जो उनके मेन हीरो रहे उनके बारे में हम देखना चाहते हैं। इटली का एकीकरण के 3 प्रमुख नायकों की वजह से 1817 में संभव हो सका। यानी जो इटली के जो 3 प्रमुख नायक थे, कौन कौन थे, मेजनी थे, गेरिबाल्टी थे और काउंट काबूर थे। ये 3 प्रमुख नायक मेजनी थे, काउंट काबूर और गेरिबाल्टी थे। ये 3 प्रमुख नायक हैं। मेजनी को मसीहा, गेरिबाल्टी को तलवार तथा काबूर को राजनीतिज्ञ कहा जाता है। यह भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि इटली के एकीकरण यानी मेजनी को क्या कहा जाता है, तो मेजनी को मसीहा कहा जाता है और गेरिबाल्टी को तलवार कहा जाता है और काबूर को राजनीतिक यानी कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। अब देखने वाले हम मेजनी, जो इनके 3 प्रमुख नायक थे। पहले थे मेजनी। अब मेजनी के बारे में देखने वाले, मेजनी का जन्म 1805 में सार्डिनिया के जिनोवा नामक नगर में हुआ था। यानी इनका जो जन्म था 1805 ईस्वी में सार्डिनिया के जिनोवा नगर में हुआ था। मेजनी युवावस्था से ही गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना था। जो ये बचपन से ही इनका जो ये तो गुप्त संस्थाओं में ये भाग लेना चाहते थे। राजनीति में शुरू से ही इनका रुचि था। मेजनी के जीवन का एक ही धर्म था, इटली का एकीकरण। वो अपना एक ही धर्म मानते थे, उनका एक ही सपना था कि इटली का एकीकरण हो सके। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में देनी चाहिए। किसने कहा था, जोसेफ मेजनी थे। यानी जो भी आंदोलन हो, अगर उसका नेतृत्व, अगर उसे आगे बढ़ाना हो, तो अगर उसे सफल क्रांति बनाना हो, तो उसका जो क्रांति का जो नेतृत्व है वो नवयुवकों के हाथों में जरूर दे देनी चाहिए। किसने कहा था, ये बहुत अच्छी बात बोले हैं जोसेफ मेजनी। अब मेजनी में 1830-31 के विद्रोह में उसने भाग लिया और उसे कारावास हो गया। 1830 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी उसमें जो मेजनी ने तो वो भाग लिया था, जिसके बाद से उसे जेल हो गई। 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था गठित कर यूरोप में अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। अब उसने क्या किया, इटली में तो एकीकरण वो करना चाहता था, लेकिन 1834 में उसने यंग यूरोप नामक संस्था स्थापना कर दी, जिसके बाद से वो इटली का ही नहीं पूरे यूरोप में वो आंदोलन फैलाना चाहता था। तो पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है,
यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। और यंग इटली नामक संस्था की स्थापना भी मेजनी ने की थी। यंग यूरोप के सदस्य युवा थे। मेजनी ने जनार्दन, जनता तथा इटली का नारा बुलंद किया। अब मेजनी के बारे में हम इतने टॉपिक देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं काउंट कावूर के बारे में। ये काउंट कावूर कौन है? काउंट कावूर का जन्म 1819 में हुआ था। 1850 में कावूर सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल का कृषि, व्यापार तथा नौ शक्ति का मंत्री बना। यानी जो काउंट कावूर थे, यानी कोई भी अगर आंदोलन हो उसमें एक आदमी का भागीदारी नहीं होता। आप अगर आप मजबूत हैं तो आप तलवार से लड़ सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, लेकिन युद्ध के साथ साथ आपको कूटनीति, राजनीति भी आनी चाहिए। वही काम यहाँ पे काउंट कावूर ने किया। काउंट कावूर कूटनीतिज्ञ थे। वो देश में रहते हुए आप देखेंगे कि 1852 में वो इटली के प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री के पद पर चले गए। और उसके बाद से उन्होंने जो इटली के क्रांतिकारी थे उनके साथ मिलकर उन्होंने कूटनीतिज्ञ के सहारे वो इटली का एकीकरण संभव कर सके। उसने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया, वाणिज्य व्यवस्था में उन्नति के लिए विशेष प्रबंध किए। यानी वो प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने इटली में बहुत सारे अच्छे कार्य किए। अब देखने वाले हैं, हमने देखा मेजनी के बारे में, जो इटली के 3 प्रमुख नायक थे। पहले देखा मेजनी के बारे में, फिर देखा काउंट कावूर के बारे में। अब हम देखने वाले हैं गेरिबाल्डी के बारे में। गेरिबाल्डी कौन था? गेरिबाल्डी का जन्म 1807 में हुआ था। वह पेशे से एक नाविक था, यानी कि जो नाव चलाता था उसे नाविक था। पूछता है क्वेश्चन, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। मेजनी और कावूर के समान वह भी एक महान राष्ट्रवादी था। वह एक महान लड़ाकू था। तलवार के बल पर इटली का एकीकरण करना चाहता था। वह एक राष्ट्र प्रेमी था। यानी यहाँ पे देखेंगे आप, तलवार के बल पर मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब वो चाहता था कि शांति से, यानी अहिंसा से काम ना हो, वो हिंसा चाहता था। यानी कि वो हिंसा के बल पर वहां पे मेजनी की जो इटली के एकीकरण वो करना चाहता था। हमने 3 प्रमुख नायक देखा। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।